नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपनी पुस्तक चितवन से एक लेख लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है वृद्धाश्रमों की बाढ़ बनाम गिरते जीवन मूल्य। तो चलिए इस पर सुनिए मेरे विचार। आज जगह जगह वृद्धाश्रम अर्थात वृद्धों के लिए आश्रम या वृद्धों के अनाथालयों की बाढ़ सी आती जा रही है। पर क्या ये वे वृद्ध हैं जो वानप्रस्थ आश्रम अर्थात तृतीय आश्रम में निवास करने आए हैं? जी नहीं, ये वानप्रस्थी नहीं, अपनों द्वारा सताए गए उपेक्षित या पीड़ित वृद्ध हैं या वृद्धाएं हैं जिन्हें या तो उनके अपनों ने ही घर से निकाल दिया है या निकलने पर मजबूर कर दिया है। इन वृद्धों में अच्छे से अच्छी और बुरी से बुरी आर्थिक स्थिति वाले वृद्ध भी हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो न्यायाधीश जैसे सम्मानित पद पर कार्य कर चुके हैं, परंतु वे इस प्रकार के वृद्धाश्रमों में अपने जीवन के दिन काट रहे हैं। आइए जरा विचार करें कि ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों। मेरे विचार से इनका एक कारण अपने ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए आश्रम व्यवस्था को न मानना है, जिसके अनुसार ब्रह्मचर्यावस्था गुरुकुल में अध्ययन करते हुए 1 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए 26 से 50 वर्ष तक तथा 51 से 75 वर्ष तक की अवधि वानप्रस्थ अथवा एकांत में कुछ लोग वन में एकांत मानते हैं। तो एकांत में आत्मचिंतन और समाजोपयोगी बातों का चिंतन मनन करते हुए बिताना और अंत में सन्यासी बनकर पुनः समाज में आकर करतल भिक्षा तरुतलवास की परंपरा पर कायम रहते हुए अपनी वानप्रस्थ में अर्जित ज्ञान को समाज की भलाई के लिए उपयोग में लाना निहित है। किंतु आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य 4 के स्थान पर केवल 2 ही आश्रमों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है और अपने बच्चे जो पूरी तरह से गृहस्थ हो चुके हैं उनके जीवन और उनकी स्वतंत्रता में रोक टोक करता हुआ तिरस्कार का पात्र बनता जा रहा है और दुखी हो रहा है। आज तेजी से बदलती हुई परिस्थिति में जबकि सदाचार की शिक्षा नाम मात्र की रह गई है और सोशल मीडिया, कंप्यूटर, चैटिंग, फेसबुक आदि ने बच्चों और बूढ़ों को अपने गिरफ्त में ले लिया है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठे, उनकी बात सुने या उनसे किसी विषय में राय मशवरा करें। बड़े बुजुर्ग घर में एक कोने में सामान की तरह पड़े अपने एक्सपायरी डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वे घर के किसी बच्चे से कुछ जानने की बात करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं है। अलबत्ता कंप्यूटर पर दोस्तों के साथ चैटिंग करने और गेम खेलने के लिए तो इतना समय है कि पास में रखा हुआ खाना भी ठंडा हो जाता है। घर के बड़े लोग भी अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं। उनका सोचना है कि उनके बूढ़े माँ बाप की सोच अब आउटडेटेड है, अतः हर तरह से बुजुर्ग उपेक्षित हो रहे हैं। दूसरा कारण आर्थिक रूप से पराश्रित होना भी है। नौकरी पेशा लोग अब तक रिटायर हो चुके हैं और अब उनकी पेंशन राशि भी काफ़ी सीमित हो चुकी है। जो किसान या व्यवसायी या मजदूर वर्ग है वह उनके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि वो पहले की तरह काम कर सके। इसलिए अब उन्हीं के बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे हैं और बात बात पर उन्हें उपेक्षित करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वृद्धावस्था की ओर जाने वाले लोगों को अपना आने वाले
समय को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए पहले से ही दूरदृष्टि रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा, तभी उनका बुढ़ापा किसी का मोहताज नहीं होगा। दूसरा, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए घर के मामलों में सिर्फ पूछने पर ही राय देना और दखलंदाजी से यथासंभव बचने का जो नज़रिया है उसे अपनाना होगा। बोरियत से बचने के लिए अपनी शक्ति और खर्च के अनुसार हल्का फुल्का काम चुनकर उसमें व्यस्त रहना खुश और सार्थक बने रहने का अच्छा तरीका हो सकता है। तभी दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है। बुरे समय में तो अपनी छाया भी साथ छोड़ देती है। अतः अपनी खुशियाँ स्वयं में ढूंढते हुए अपने जीवन में अंतिम सांस तक किसी पर बोझ न बनते हुए और योगाभ्यास करके अपने को स्वस्थ रखकर समाज की भी यथासंभव सहायता करने का लक्ष्य रखते हुए देश और समाज में अपनी सार्थकता बनाए रखना ही वृद्धावस्था का चातुर्य है। जय हिंद।